हेलो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोक प्रशासन के विषय में। लोक प्रशासन की बेसिक आधारभूत संरचना को समझने के संदर्भ में आज का टॉपिक है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन जिसको हम कहते हैं डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कई बार कुछ समस्यागत स्थितियाँ आती हैं, कई बार आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, कई बार जो लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि विकास प्रशासन क्या होता है। इससे एक चीज़ और जोड़ी जाती है, एक होता है परंपरागत प्रशासन, एक है विकास प्रशासन, एक है इसी में प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। प्रशासनिक विकास क्या होता है, विकास प्रशासन कैसे क्या होता है, विकास प्रशासन की यहाँ पर साथ साथ सामान्य प्रशासन या परंपरागत प्रशासन से तुलना करके भी पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त भारत में विकास प्रशासन की भूमिका को लेकर देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक भारत में विकास प्रशासन को लेकर क्या कार्य किए गए हैं, क्या समस्याएं रह गई हैं और क्या उपाय हैं जिसके माध्यम से हम विकास प्रशासन की अवधारणा को हम विकसित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि विकास प्रशासन और सामान्य या परंपरागत प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य या परंपरागत प्रशासन कैसा होता है। देखिए, सामान्य या परंपरागत जो प्रशासन है ये अपने आप में एक सिद्धांतों पर आधारित प्रशासन है। जो सिस्टम में बनाए गए नियम, कायदे, कानून, आचार संहिताएं हैं उन्हीं के अनुरूप यहाँ पर कार्य करता है और ये प्रशासन जो होता है ये मानवों पर आश्रित होता है। मानव अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर भर्ती की जाती है। ज़्यादा लोगों को भर्ती करने से समस्या ये है कि लाल फीताशाही जन्म लेती है, कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, कार्यों के वितरण को लेकर समस्या आती है, अर्थात एक ही व्यक्ति को कितने काम दिए जा सकते हैं, कौन किस कार्य के लिए उपयोगी है, इसका कई बार निर्धारण नहीं हो पाता है, जिसके कारण कार्य में लेट लतीफ़ी होती है या फिर प्रशासन के द्वारा कार्यों के त्वरित निपटान की प्रक्रिया में देरी आती है। इस तरीके का जो प्रशासन है वहाँ पर सिद्धांतों पर आधारित है, लग प्रयासों पर आधारित है, अर्थात कुछ करने का तो प्रयास करता है, कार्य करने की अवधारणाओं पर काम करता है, लेकिन उसके सही तरीके से क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दे पाता है, अर्थात प्रयास नाकाफ़ी है। हम कहते हैं कि जब भी प्रशासन का कार्य है चीज़ों को सही तरीके से क्रियान्वित करना, लेकिन क्या प्रशासन इन कार्यों को अपने पूरे उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन कर पाता है या नहीं, समस्या यहीं आती है। इसके अतिरिक्त लक्ष्यों के निर्धारण पर आधारित है। टारगेट तो फिक्स करता है कि हमें 2025 तक ये प्राप्त करना है, 2020 तक ये करना है, 2050 तक ये करना है। 1950 में जब बना था प्रशासन, जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर प्रशासन की अपनी भूमिकाएं थी। भारत को विकास की ओर लेकर जाना था, तो भारत को विकास की ओर कैसे लेकर जाना था, किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी थी, उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारण करने थे, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं का किस तरीके से दूर किया जा सकता था। तो इस तरीके के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रशासन के द्वारा और उनको प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति निर्धारण सरकार के द्वारा एकांगी रूप से होता है। परंपरागत प्रशासन की एक समस्या यह है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात सरकार के अपने विजन होते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, राष्ट्र को किस ओर लेकर जाना है, राष्ट्र को सबसे पहले किन चीज़ों की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन उस पक्ष को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है जो यहाँ पर जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, लोगों के लिए। जब आप लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं, तो कई बार ये योजनाएं सफल नहीं होती हैं और उसके कारण विकास जो होता है सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से देखा जाए सामान्य प्रशासन में अपने स्तर पर कई सारी प्रशासनिक समस्याएं रही हैं। इनका सैद्धांतिक ज़्यादा होना, व्यवहारात्मक ना होना, प्रयासों पर आधारित ज़्यादा होना, क्रियान्वयन पर आधारित कम होना, लक्ष्यों के निर्धारण पर आधारित होना, उनके लिए प्रयास मत करना या फिर उनके लिए सही तरीके से क्या रणनीति होनी चाहिए, रणनीतियों का अच्छे निर्धारण ना कर पाना, और जब नीतियों का जो निर्धारण भी करना होता है वो एकांगी रूप से होता है, जन सहभागिता का वहाँ पर समावेश ना होना। इसके कारण आपको प्रशासनिक स्तर पर समस्याएं होती हैं और विकास प्रक्रिया जो होती है अवरुद्ध होती है और यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है विकास प्रशासन की। तो विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारात्मक पक्षों पर जोर देता है, अर्थात कि जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं उन नियम, कायदे, कानूनों का किस तरीके से लागू किया जाएगा जिसके माध्यम से ये चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा काम करता है। दूसरा, कार्यान्वयन पर आधारित है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि परंपरागत प्रशासन में मूलतः प्रयासों पर आधारित था, ये प्रयासों से ज़्यादा चीज़ों को क्रियान्वित करने पर जोर देते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें आप बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं करोगे तब तक वहाँ पर परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर व्यवहारात्मक और कार्यान्वयन दोनों पर ही इनका फोकस रहता है। लक्ष्यों के प्राप्ति पर आधारित, सिर्फ निर्धारण पर नहीं है बल्कि उनको किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए, किसकी सहायता लेनी चाहिए, किन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और उनके सम्मिलित प्रयासों के तहत इसको लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, इस पर भी यहाँ पर विकास प्रशासन का जो होता है वहाँ पर फोकस होता है। इसके बाद नीति निर्धारण द्विपक्षीय तरीके से नहीं, नीति निर्धारण आपका द्विपक्षीय तरीके से होती है, अर्थात सरकार के साथ साथ यहाँ पर लोक भागीदारी भी यहाँ पर जुड़ जाती है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर लोक भागीदारिता, जन सहभागिता भी आपको यहाँ पर जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो दोनों ही अपने आप में परंपरागत प्रशासन से, सामान्य प्रशासन से आपका विकास प्रशासन हर एक पक्ष को लेकर अलग प्रतीत होता है। अब और एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये तो हमने समझ लिया कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में क्या अंतर है। दूसरी जो चीज़ आती है क्वेश्चन को लेकर इस टॉपिक में कि प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन में क्या अंतर है, या मूलतः क्या प्रशासनिक विकास ही विकास प्रशासन है या दोनों अलग अलग हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन होता क्या है, इसको सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर प्रशासनिक विकास। प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन में हुआ परिवर्तन है। प्रशासनिक विकास क्या है? विकास प्रशासन में हुआ परिवर्तन ही आपका प्रशासनिक विकास कहलाता है। तो फिर विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसा प्रशासन जो सामाजिक परिवर्तन में समर्थ है। विकास प्रशासन से तात्पर्य ऐसे प्रशासन से है जो कि वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन को समर्थ बनाता है या सामाजिक परिवर्तन में समर्थ है, ऐसे प्रशासन को हम विकास प्रशासन कहते हैं। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। प्रशासनिक विकास क्या है? विकास प्रशासन में हुआ परिवर्तन है, और जबकि विकास प्रशासन क्या है? सामाजिक परिवर्तन को समर्थ बनाने में सक्षम होता है। तब आइए, एक ये तो हो गई दोनों के संदर्भ में कि प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन के तात्पर्य को हमने समझा। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रशासनिक विकास से लेकर के विकास प्रशासन का चरणबद्ध विकास कैसे होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरलेट होते हैं, कैसे यहाँ प्रशासनिक विकास धीरे धीरे विकास प्रशासन के चरण में परिवर्तित होता चला जाता है। देखिए, प्रशासनिक जो विकास है, प्रशासनिक विकास जो होता है वो डेवलप, अगर आपका प्रशासन ऐसा है जिसमें ज़्यादा ह्यूमन बेस्ड काम होता है, ह्यूमन ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपको समझ लीजिए ज़्यादा लोग तो हैं लेकिन उन ज़्यादा लोगों के अनुरूप कार्यों का आवंटन करना सक्षम नहीं, और फिर वही समस्या होगी, लाल फीताशाही बढ़ेगी, कार्यों में अवरोध होगा और विकास जो होता है त्वरित गति से नहीं होगा, लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो प्रशासनिक विकास इसके लिए कहता है कि हमें संयंत्रीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? संयंत्रीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। संयंत्रीकरण में क्या होगा? हम मशीनों का प्रयोग करना शुरू करेंगे। मशीनों का प्रयोग करना, जैसे कि कोई भी डाटा जो कि मूलतः आप रजिस्टर इत्यादि में नोट डाउन करते हैं, कौन आया, कौन गया, किसने मिलने आया था, किस काम से आया था, उसको क्या दिया गया, क्या लिया गया, एनओसी इत्यादि जो भी डाटा है सब सारी चीज़ें को, अब उसको हम एक रजिस्टर में मेंटेन करने के बजाय कागज़ दर कागज़, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई सारे वहाँ पर ईयर दर ईयर वहाँ पर ढेर लग जाते हैं, उसकी बजाय हमने वहाँ पर क्या कर लिया, कंप्यूटर पे सारी जानकारी हमने सेव कर ली और एक क्लिक पर वो सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है, चाहे 10 साल पुरानी हो चाहे 20 साल पुरानी हो। तो यहाँ पर संयंत्रीकरण किया जाए। जब आप संयंत्रीकरण करते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है? जब भी आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विभाग में आप संयंत्रीकरण करेंगे तो वहाँ पर आपके पास समय बचने लगेगा। किनके पास? लोगों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास, कर्मचारियों के पास। और जब उनके पास समय ज़्यादा बचेगा कि काम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में बैठ गए, तुरंत वहाँ पर फाइल आउट किया, खोजना भी हुआ तो तुरंत वहाँ पर एक टाइप किया और 1 मिनट में सारी फाइलें हो गई, खुल के सामने आ गई। तो वहाँ पर काम उनका कम होगा, और जब काम कम होगा तो उसके कारण क्या बढ़ेगा? आपका जनसंपर्क।
तो अधिकारियों का, प्रशासनिक कर्मचारियों का लोगों के साथ जनसंपर्क वहाँ पर बढ़ना शुरू होगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू होगा, उनके पास ज़्यादा समय होगा, बातचीत करेंगे। और जब भी जनसंपर्क यहाँ पर आपका वृद्धि होगा तो उससे क्या डेवलप होगा, मानवीय पक्ष इससे आपका सशक्त होगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनको किस तरीके से लेकर ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो एक, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन बेस्ड जो होता है, ना सिर्फ आप सैद्धांतिक नियमों के अनुरूप, साथ साथ एक मानवीय पक्षों को भी ध्यान में रखकर और उनकी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर आप चीज़ों को निर्णय लेना शुरू करेंगे और उसके लिए कार्यवाही करेंगे। इससे क्या होगा, आपका मानवीय पक्ष वहाँ पर मजबूत होता है। जब आपका मानवीय पक्ष यहाँ पर सशक्त होगा, उससे क्या होगा कि आपके पास जो अवकाश के क्षण होंगे, वहाँ पर क्या कहते हैं, इन अवकाश के क्षण को हम लचीलापन कहते हैं। अवकाश के क्षण में क्या होगा कि आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि मशीनीकृत हो चुकी है व्यवस्था। मशीनीकृत के कारण वहाँ पर कम लोगों को रखकर भी काम चलाया जा सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको भी कुछ ना कुछ वहाँ पर अवकाश मिलना शुरू हो जाएगा, हॉलीडेज़ मिलेंगे, समय आपके पास बचत होगा। और जब प्रशासनिक स्तर पर समय की बचत होगी तो उससे क्या होगा, प्रशासन का पुनरावलोकन होगा। क्या होगा, प्रशासन का पुनरावलोकन होगा, अर्थात वहाँ पर उसको फिर से नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज़ अभी तक हम चला रहे थे वो कैसी हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। जब आप इस तरीके के प्रशासन का पुनरावलोकन होगा तो उससे क्या होगा, नई सोच व नए लक्ष्यों का फिर निर्धारण होगा। प्रशासन का पुनरावलोकन होगा तो आप देखेंगे भाई क्या चीज़ें आज के समय में उपयोगी नहीं रह गई हैं, उनको बाहर करिए। और जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने कार्यों का निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ पर बताते हैं, तो आपको जानकारी भी मिलती है, तो आपको पता चलता है क्या क्या चीज़ें हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें हमें क्या विकास के कौन से लक्ष्यों को निर्धारित करना है, कौन से चीज़ों को टारगेट करना है और उसके अनुरूप हमें क्या कार्य करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नई सोच आपकी डेवलप होगी और नए लक्ष्यों का आप निर्धारण करेंगे। जब नए लक्ष्य और नए सोच वहाँ पर आएगी और नए लक्ष्यों का आप निर्धारण करेंगे तो उसके फिर जब नए लक्ष्य और नए सोच आएंगे तो उसके फिर नए नियोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, न्यू प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पुराने कानून, पुराने प्लानिंग के हिसाब से भी आप नई तकनीकियों को वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। नहीं, नए तरीके काम के लिए, नई तकनीकों के लिए आपको नए तरीके का प्लानिंग भी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इसको लेकर प्लान करें, किस तरीके से प्राप्त करें, इसके लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी प्लानिंग सबसे बेहतर हो। तो नए नियोजन को वहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। जब नए प्रकार के नियोजन आप अपनाएंगे तो इसके कारण क्या होगा, प्रशासनिक व सामाजिक परिवर्तन होगा। जब आप नए नियोजन लेकर आएंगे तो नए पॉलिसीज, नए थॉट्स आएंगे तो प्रशासनिक स्तर पर आपके नए परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सामाजिक स्तर पर भी उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रशासनिक स्तर पर और साथ साथ सामाजिक स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर आपको प्रशासन और सामाजिक स्तर पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है, जनता को प्रेरणा मिलती है। आम जो लोग हैं वो भी क्या होते हैं कि जब कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लोगों को दिखाई देता है, और अगर अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। और जब वो प्रेरित होते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अच्छा किस प्रकार की कोशिश करते हैं, उनको क्या अच्छा चाहिए, क्या अच्छा चाहिए उनको, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, जनयोग्यता, अवसरों की उपलब्धता के तौर पर। जब भी प्रशासनिक एवं सामाजिक परिवर्तन होगा तो जनता में प्रेरणा किस चीज़ को लेकर जागृत होती है कि अब हमें अच्छी शिक्षा देखने को मिल सकती है, अच्छे स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, अच्छे मेडिकल अस्पताल वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लोगों की योग्यता के अनुसार उनको काम मिल सकता है, नए अवसर उपलब्ध होंगे, नए फैक्ट्रीज, उद्योग धंधे, काम वहाँ पर अवसर उपलब्ध होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर एक स्थायी परिवर्तन में लोक उन्मुखता देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, स्थायी परिवर्तन में लोक उन्मुखता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें परिवर्तन होने, अब स्वास्थ्य शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज जो बनेगा वो स्थायी हो जाएगा। स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं कि आज एक साल बनाया अगले साल टूट जाएगा, तो वहाँ पर वो स्थायी परिवर्तन के दौर पर हमें देखने को मिलेगा और इससे यहाँ पर लोगों की भागीदारिता बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि जनहित कार्य के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर क्या हुआ, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनयोग्यता, अवसरों की उपलब्धता, रोजगार, धंधे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर विकसित की गई ताकि लोगों का वहाँ पर विकास किया जा सके, लोगों का कल्याण किया जा सके, उनकी समस्याओं को हम दूर कर सकें।
इसके बाद जन सहभागिता के जब होगी तो यहाँ पर लोगों के लिए अगर अच्छा काम करोगे तो लोग भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो लोक भागीदारिता भी वृद्धि होगी। प्रशासनिक कार्यों में, जन विचारों में प्रशासन के द्वारा यदि कोई सहयोग प्राप्त करना है तो वो आपको सहयोग जनता आपको देगी। कोई सर्वे इत्यादि करना है, जानकारी चाहिए तो जनता उपलब्ध कराएगी। कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है प्रशासन किसी कार्य में तो वो आकर आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जन भागीदारिता वृद्धि होती है, यहाँ पर लोक भागीदारिता में वृद्धि देखने को मिलती है। और जब लोक भागीदारिता का वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है तो यही आपके विकास प्रशासन का मूल लक्ष्य है। तो विकास प्रशासन का मूल लक्ष्य क्या है, जन भागीदारिता में कैसे वृद्धि लाई जा सकती है। तो ये पूरा चरण हमने प्रशासनिक विकास से प्रारंभ किया, यहाँ से होता हुआ ये आपको आया और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पहुँच गए विकास प्रशासन में। लेकिन विकास प्रशासन जो होता है आपको यहाँ पर के कारण फिर आपको परंपरागत जो प्रशासन है वो अलग तरीके से चलता है। एक कहता है कि आपको परंपरागत प्रशासन जो होता है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखता है, और एक जो आपको कह सकते हैं कि दूसरा एक तरीके से अवधारणा आती है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा न देना चाहिए। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होता है, एट द लास्ट में आपको विखंडन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ पर विकास प्रशासन कहता है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में हमें एकीकरण की प्रवृत्ति को लेकर चलना चाहिए, अर्थात ना बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो और ना ही बहुत ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो। कुछ शक्तियों का हो जो वहाँ पर विकेंद्रीकरण निचले स्तर पर हो लेकिन उच्च स्तर पर जाकर उसका एक केंद्रीकरण की स्थिति बनती हो। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें यहाँ पर शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की स्थितियों में एक एकीकरण की प्रवृत्ति को लेकर आना है, जिसके माध्यम से कार्य प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया को हम तीव्र गति से आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, सामाजिक जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं वो हमेशा एक ही जगह से संतुलित नहीं रहते हैं, ना ही हमेशा उनमें एकीकरण रहता है। इसलिए समय समय में संतुलन के लिए जो भी परिवर्तन की आवश्यकता हो हमें वो परिवर्तन करते रहना चाहिए और संतुलन को बनाकर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम सामाजिक परिवर्तन के संयंत्र के रूप में इसे देखते हैं कि जब यहाँ पर समाज में लगातार होते परिवर्तनों के अनुरूप भी वहाँ पर एक संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, एक संतुलन वहाँ पर बना रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक संयंत्र के रूप में बन चुका है, एक निर्माण हो चुका होता है, एक सामाजिक विकास हो चुका होता है और ये क्रम आपका लगातार चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम विकास प्रशासन कहते हैं। तो विकास प्रशासन को हमने यहाँ पर देखा कि प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया से ये प्रारंभ हुआ और यहाँ पर संयंत्रीकरण, जनसंपर्क में वृद्धि, मानवीय पक्ष में सशक्तता, अवकाश के क्षण, प्रशासन पुनरावलोकन, नई सोच व नए लक्ष्य का निर्धारण, नया नियोजन, प्रशासन व सामाजिक परिवर्तन से होते हुए फिर जनता को प्रेरणा, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, जन सहयोग अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। उसके बाद आपको यहाँ पर हम देखें तो स्थायी परिवर्तन में लोक उन्मुखता देखने को मिलती है, जिससे जनहित कार्यों में वृद्धि होगी। इससे लोक भागीदारिता में वृद्धि देखने को मिलती है। लोक भागीदारिता का जो लक्ष्य है वही आपका विकास प्रशासन का है। विकास प्रशासन इसके बाद फिर एकीकरण लाने का प्रवृत्ति करता है, जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की स्थितियां हैं उनके साथ समायोजन स्थापित करता है। इससे सामाजिक स्तर और विकास के स्तर पर एक संतुलन स्थापित होता है और ये संतुलन लगातार इसमें चेंज लाकर उसमें नए विकास की स्थितियों को समावेशित करते हुए एक सामाजिक परिवर्तन के संयंत्र के रूप में इसे स्थापित करता है और ये क्रम लगातार ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने विकास प्रशासन की अवधारणा को, प्रशासनिक विकास की अवधारणा को समझ लिया। अब इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट में हम समझेंगे यहाँ पर कि भारत में विकास प्रशासन की अवधारणा कैसी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में विकास प्रशासन की जो अवधारणा रही है, स्वतंत्रता के पश्चात हमने यहाँ पर विकास प्रशासन को अपनाने के लिए कुछ उपाय अपनाए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया गया, जहाँ पर एक समुदाय विशेष के विकास को लेकर किस तरीके से प्रशासनिक सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर किस तरीके से आर्थिक विकासों को उसमें प्राथमिकता देने हैं, उन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ करना था। इसके साथ साथ भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया गया, इसमें नगर निगम हो गया आपका, साथ ही साथ आपका स्थानीय स्तर पर वहाँ पर ग्राम पंचायतें हो गई, जिला पंचायतें। तो इस तरीके से हमने स्थानीय स्तर पर प्रशासन के विकेंद्रीकरण को अपनाया और इसके माध्यम से क्षेत्र विशेष अर्थात निचले स्तर के जो प्रशासन है, जो विकास है या क्षेत्र आते हैं, उनके विकास को लेकर हमने प्राथमिकता दी। उन गाँव, क्षेत्र, नगर को विकसित कैसे किया जाए, उनके लिए क्या क्या आवश्यकताएँ हो सकती हैं, उनको लेकर पूरी प्रशासनिक संरचना का विकास करना और उसके माध्यम से निचले स्तर के विकास को प्रोत्साहन देना था।
इसके अतिरिक्त मंडल जिला स्तर पर विकास अधिकारियों की पदस्थापना, अर्थात हमने कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो विकास को ही प्राथमिकता देते हुए ऐसे पद स्थापन किए गए, ऐसे नए पदों का सृजन किया गया जिनका उद्देश्य ही था कि विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, अर्थात प्रशासन में विकास को प्राथमिकता देनी थी। और इसके लिए यहाँ पर कुछ स्तरों पर हमने इसे, तो यहाँ पर देखिए एक कार्यक्रम, आपको एक योजना चलाई गई स्वतंत्रता के पश्चात, सामुदायिक विकास योजना, जिसके माध्यम से समुदाय विकास की स्थितियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन है जिसके माध्यम से विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको यहाँ पर प्रारंभ किया गया। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गई जिसके माध्यम से क्षेत्रीय स्तर विकास को सुनिश्चित करना था। और तीसरा, इस विकास को, इन क्षेत्रीय स्तर के विकास की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या योजना होनी चाहिए, कैसे वित्तीय खर्च होना चाहिए, क्या क्या निर्माण इत्यादि किया जा सकता है, उसके लिए आपके विकास अधिकारियों के पद की भी स्थापना की गई। जैसे विलेज के लिए आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक स्तर के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे अधिकारियों, विकास खंड अधिकारी, तो इस तरीके से आपके विकास से संबंधित अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। लेकिन विकास प्रशासन की जो मूलभूत अवधारणा है हम उसको प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। और विकास प्रशासन की जो मूलभूत अवधारणा उसको प्राप्त करने में आप क्यों सफल नहीं रहे हैं, इसके भी अपने कारण हैं। क्या कारण रहे हैं? पहला, मूल्यपरक व संस्थागत ढांचा विकसित करने में असफल रहे। मूल्यपरक व संस्थागत ढांचा विकसित करने में असफल रहे। तो जिस तरीके से विकास प्रशासन की जो अवधारणा हमने समझी अभी, तो उस विकास प्रशासन की अवधारणा के अनुरूप हम किसी भी प्रकार की ना ही प्रशासनिक संरचना का निर्माण कर सके हैं, ना ही यहाँ पर आर्थिक या अवसंरचनात्मक ढांचों का हम निर्माण कर सकें कि जिसके माध्यम से हम उस विकास प्रशासन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें। पहली कमी तो वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी कमी ये दिखाई देती है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक संदेह करते रहें, अर्थात जो पॉलिटिकल आपका स्ट्रक्चर होता है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फिर हम कह सकते हैं जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुनकर जाते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों पर विकास कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा वहाँ पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है जिसके कारण नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं और वहाँ पर विकास होता है वो उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से आपका होना चाहिए। और तीसरी जो समस्या आती है, प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों को हेय दृष्टि से देखते हैं, अर्थात कमतर की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि एक बहुत ही आम मूलभूत अवधारणा है, एक बात चलती है कि जो जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, जबकि जो प्रशासनिक स्तर पर जो भी लोग नियुक्त हो रहे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट हो रहे हैं, वो आपको अगले 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, जिसका जितना भी कार्यकाल बचा है वो इतने सालों तक रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि लोग, प्रशासनिक अधिकारियों के मन में यही बात होती है कि ये जो आए हैं ये 5 साल रहेगा उसके बाद चला जाएगा, मुझे तो अभी अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का कार्यकाल देखना है। तो वो उसको उस दृष्टि से देखने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर हेय दृष्टि देखते हैं, तो वहाँ पर सामंजस्य की भी एक कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से प्रशासन और साथ साथ जो आपका राजनीतिज्ञ है, जो सांसद है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके बीच सामंजस्य ना हो पाने के कारण भी विकास की प्रक्रिया धीमी रहती है या उस गति से नहीं हो पाती है जिस गति से वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये तो हमने बात की कि समस्याएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उपाय क्या हैं, हम किस तरीके से भारत में विकास प्रशासन की प्रक्रिया को अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो देखिए सुझाव क्या है। पहली चीज़, नौकरशाही व राज व्यवस्था को एकीकृत करना। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं और नौकरशाही है, दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से चल रहे हैं और अलग अलग विचार हैं, अलग अलग वहाँ पर संदेह कोई संदेह कर रहा है तो कोई हेय दृष्टि से देखता है। तो इनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें, एक दूसरे का जो होता है विश्वास के तौर पर एक दूसरे पर विश्वास करें और वहाँ पर अनुदेशित करते हुए नीतियों को एक साथ वहाँ पर मिलकर बनाएं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए साथ में मिलकर काम करें। दूसरा, जन सहभागिता में वृद्धि करना, अर्थात जिस क्षेत्र में विकासिक प्रक्रियाओं को अपनाना है वहाँ पर लोगों की भागीदारिता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि विकास प्रशासन का मूल लक्ष्य है जन भागीदारिता, लोक भागीदारिता। तो उसके लिए हमें लोगों को यहाँ पर प्रशासन में भागीदारी बनाना पड़ेगा और तभी हम यहाँ पर विकास प्रशासन को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, NGO, सिविल सोसाइटी व क्षेत्र विशेषज्ञों के विचारों को भी सुनना चाहिए। यदि
पर्टिकुलर आपके क्षेत्र में कोई एनजीओ काम कर रही हो, कोई सिविल सोसाइटी काम कर रही हो, या जिस क्षेत्र के लिए मान लीजिए वाटर के लिए कोई एनजीओ काम कर रही है, या वाटर से रिलेटेड कोई विशेषज्ञ है, वहाँ पर पेयजल गैस की सुरक्षता को लेकर काम करना है, तो वहाँ पर आपको ऐसे एनजीओ और विशेषज्ञों से बातचीत करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और उसके आधार पर ही वहाँ पर पॉलिसीज इत्यादि के क्रियान्वयन में हो सके तो उनका सहयोग भी लीजिए उनको क्रियान्वित करने को लेकर। और एट द लास्ट, पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक संयंत्र के रूप में विकसित करना है, न कि राजनीतिक संयंत्र के रूप में। मूलतः देखा यह जाता है कि जब हमने पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया था तो उसका जो मूल लक्ष्य था कि इस क्षेत्र के अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर विकासिक प्रक्रियाओं को बेहतर किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति देखने को मिलती है, ये प्रशासन से ज़्यादा राजनीतिज्ञों के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। राजनीतिक अखाड़ा होगा, चुनाव इत्यादि के माध्यम से लोग चुन कर आते हैं और वो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनकर रह गया है। इसलिए ये भी एक सुझाव दिया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं को एक राजनीतिक संयंत्र ना बनाकर, राजनीतिक संस्था ना बनाकर इसे प्रशासनिक संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसका काम मूलतः नए प्रकार के नीतियों को, नए लक्ष्यों का निर्धारण करना, नए नियोजन करना और उन्हें क्रियान्वित करने संबंधी उपायों को अपनाना है और इसके माध्यम से अपने क्षेत्र विशेष के विकास संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देनी। तो ये यहाँ पर सुझावों की चर्चा हो गई कि इस तरीके से यदि हम इन उपायों को अपनाते हैं तो विकास प्रशासन को यहाँ पर प्राथमिकता मिल सकती है। भारत में विकास प्रशासन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने विकास प्रशासन को समझा, विकास प्रशासन और सामान्य प्रशासन में अंतर को देखा, प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन के संबंधों को देखा, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, और भारत में विकास प्रशासन स्वतंत्रता के पश्चात उसमें हुई समस्याएं जिसके कारण विकास के उस अवसरों को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और विकास प्रशासन के अंतर्गत किस तरीके से भारतीय विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर क्या क्या उपाय हैं, सुझाव हैं, उनको भी हमने चर्चा कर ली। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के अंतर्गत विकास प्रशासन संबंधित मूलभूत पक्षों को हमने समझा है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अन्य टॉपिक्स के लेकर डिस्कस करेंगे। रही बात आपके मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स को लेकर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो उसको भी लेकर हम जल्दी ही हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी प्रारंभ किया जाए। मैं चाहता था कि यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया जाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको समझ लेंगे, उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स आपको आएंगे, बाकी जो चैप्टर हैं, बाकी जो चीज़ें आती हैं, उनको फिर हम क्वेश्चन के थ्रू भी स्टडी करना शुरू करेंगे। एक आंसर राइटिंग करेंगे और आंसर राइटिंग के थ्रू ही टॉपिक्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद उसको अध्ययन करेंगे। तो उस तरीके से दोनों ही काम हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग का भी काम चलता रहेगा और साथ साथ हम टॉपिक्स के बारे में भी अध्ययन करते चलेंगे। लेकिन अभी के कुछ कॉन्सेप्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक जो प्रशासन की जो एक सोच क्या है, किस तरीके प्रशासन कार्य करता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, एक मूलभूत अवधारणा के तहत कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाना चाह रहा था। तो ये जैसे ही यहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम हो सकता है तो नेक्स्ट वीक से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों को लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच।